हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो आइए, आज हम करेंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन को ज़िंदगी में अपनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज का मोटिवेशन कोट्स देखेंगे। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है, तो इसलिए आप लोग संघर्ष कीजिए ताकि आपका वास्तविक रूप क्या है वो पता चले। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरुआत करते हैं। देखिएगा आज का क्लास। हाल ही में, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। तो हाल ही में जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो देखिएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली पीएम जूडिथ सुमिनवा है, ठीक है, जो कि फर्स्ट महिला पीएम नियुक्त हुई है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला पीएम जूडिथ सुमिनवा है, ठीक है, जो कि अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की अन्य नाम क्या है? तो जायरे है। और कांगो एक अलग देश है, लेकिन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है उसी के बगल में, जस्ट उसी के बगल में, और इसकी अन्य नाम जायरे भी है और इसकी राजधानी किसानसा है। तो जायरे की राजधानी कहाँ है? तो किसानसा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है तो वर्तमान समय में किन किन देश का नया प्रधानमंत्री बना है उसको भी देख लेते हैं। तो आयरलैंड का नए पीएम कौन बने हैं इसको देख लेना है। आप लोग बताइएगा कमेंट में करके, उसके बाद हम फिर बताएंगे। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, फ्रांस के समलैंगिक पीएम जो हाल ही में बने हैं वो कौन है? तो गैब्रियल अटल। इसको ध्यान रखिएगा, फ्रांस के समलैंगिक पीएम कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल। उसके बाद अफ्रीकी देश के बारे में आ गया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार उल्टे आकार में काटने वाली नदी बताइए, ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार उल्टे आकार में काटने वाली नदी तो कांगो नदी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कांगो नदी के अगल बगल कौन से समुदाय के लोग निवास करते हैं? तो पिग्मी समुदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो पिग्मी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो कांगो नदी घाटी के अगल बगल या फिर दक्षिणी अफ्रीका कंट्रीज में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व में जो है सबसे छोटे कद का जनजाति कौन है? तो पिग्मी जनजाति, ठीक है। विश्व में सबसे छोटे कद का जनजाति कौन है? तो पिग्मी जनजाति, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, इसको भी देख लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो कांगो नदी होगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी होगा तो नील नदी। और यही पूछ देगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कांगो नदी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यही पूछेगा अगला क्वेश्चन, इस तरह से पूछ सकता है, लिविंगस्टोन जलप्रपात कहाँ है? तो लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, ठीक है। कांगो नदी विश्व में सेकेंड जैव विविधता वाला स्थान है। और यही पूछ देगा विश्व में सबसे फर्स्ट स्थान पर जैव विविधता वाला स्थान तो अमेजन होगा। यही सेकेंड पूछेगा तो कांगो नदी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय शेंगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ? तो हाल ही में यूरोपीय शेंगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा शामिल हुआ है? तो ए एंड बी, बुल्गारिया और रोमानिया दोनों शामिल हुआ है। तो शेंगन यात्रा, आप लोग शेंगन यात्रा से कुछ समझ रहे हैं? तो देखिएगा, शेंगन यात्रा का अर्थ होता है आवागमन, समझे ना। वैसे देश जो एक दूसरे देश से आवागमन करते हैं उसे शेंगन यात्रा क्षेत्र कहते हैं। शेंगन यात्रा क्षेत्र की शुरुआत 1985 में हुई। तो अभी हाल ही में यूरोपीय संघ का मुक्त आवागमन देश में शामिल हुआ है तो बुल्गारिया और रोमानिया। इसमें से वाटर और एयर के द्वारा ही आवागमन हुआ है, लैंड के द्वारा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग।
बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में यूरोपीय संघन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया। तो अब आ गया है बुल्गारिया और रोमानिया। जब आ गया है तो यूरोपियन कंट्री के अगल बगल देश को हम देख लेते हैं, ठीक है। अन्य अलग अलग देश देखते हैं। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो क्रोएशिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का जो है हाल ही में यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश ये बना है 20वें क्रम का, ठीक है। अब देख लेते हैं बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। और रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। तो हम यूरोपियन कंट्री के बारे में देख रहे हैं तो उसके अगल बगल देश देख लेते हैं। बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। और सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, राजधानी और मुद्रा, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा अफाट ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहा अफाट ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका से है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से अफाट ट्रायंगल का संबंध है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आइए और कुछ क्लास की पुरानी बातें याद हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि इंडेक्स में आप लोग देखिएगा 111 जो है हंगर इंडेक्स, भारत की रैंक 111 में हंगर इंडेक्स है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वां स्थान पर है। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है। और जेंडर इनक्वालिटी में भारत की रैंक क्या है? तो 108 है। और 93 भ्रष्टाचार इंडेक्स, ठीक है, भ्रष्टाचार इंडेक्स में 93 स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। और खुशहाली सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये पहला क्लास में हम लोग आपको बताए थे इंडेक्स के बारे में, फिर हम कुछ पुरानी बातें करके याद करवा दिए आपको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल की GI टैग मिला है? तो हाल ही में किस राज्य की बिहू ढोल को GI टैग मिला है? बिहू से आप लोग समझ रहे होंगे, बिहू से समझ रहे होंगे असम, ठीक है। तो असम को जो है हाल ही में बिहू ढोल का GI टैग मिला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बिहू जो है असम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बिहू ढोल का GI टैग असम को मिला। असम का नवीनतम नेशनल पार्क जो हाल ही में बना है देहिंग पटकाई, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और असम का पुराना नाम जो है कामरूप है, ठीक है। और जो हाल ही में GI टैग बिहू ढोल के साथ साथ अन्य GI टैग प्राप्त हुआ है जापी GI टैग असम के ही प्राप्त हुआ है। और उसके बाद सारबठेरी धातु, पेनिसिलिका क्राफ्ट, ये सब असम का GI टैग है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसी के साथ आप लोग देखिएगा कुछ पुरानी बातें याद करते हैं, क्लास की पुरानी बातें याद करते हैं। जैसे इनसेट 3DS किससे लॉन्च किया गया? इनसेट 3DS किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F12 से, ठीक है। इनसेट 3DS किससे लॉन्च किया गया? तो GSLV F12 से। और आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C57 से, ठीक है। आदित्य L1 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 से। और ये आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, NVS-01 किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F12। F14 से किया गया है इनसेट 3DS और F12 से किया गया है NVS-01, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चांद पर फर्स्ट प्राइवेट लैंडर कौन सा उतरा है? तो ऑडिशियंस नामक लैंडर उतरा है, ठीक है। और ये कंपनी का नाम है इंटरयूवी, ठीक है, इंटरयूवी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था LVM-3 के द्वारा। कौन सा रॉकेट? LVM-3। और ये कौन सा पॉइंट पर उतरा था? तो शिव शक्ति पॉइंट पर, जो कि 23 अगस्त को वहाँ पहुँचा। और उसी के दिन हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किए और अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते भी हैं।
और चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसको ध्यान रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 5वां क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और जब बंदरगाह आया है तो और इसका जो क्लास की पुरानी बातें याद कर लेते हैं। सुएज नहर किन किन को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है, बाब उल मंडेब संधि किन किन को जोड़ती है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर। और बाब उल मंडेब जो है, इसको मैप में हम अच्छे से समझाएंगे क्लास के टाइम, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं। बाब उल मंडेब संधि, लाल सागर और अदन की खाड़ी। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो बाब उल मंडेब को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर, जो से भारत के नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड बताइएगा? तो मेडागास्कर है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है। ठीक है, यही पूछ देगा क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड? तो ग्रीनलैंड होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और भूमध्य रेखा की झील के बीच से कौन सी रेखा निकलती है? भूमध्य जो है, भूमध्य रेखा कौन सी झील के बीच से निकलती है? तो विक्टोरिया झील के से निकलती है। जिब्राल्टर संधि, और जिब्राल्टर संधि जो है भूमध्य सागर की कुंजी को कहा जाता है। ठीक है, जिब्राल्टर संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने की 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो नेपाल के साथ। उसका देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आगे है, नेपाल के साथ। ठीक है, तो 6ठे नंबर का ऑप्शन बी नेपाल होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फ़ोनपे ने अपने उपयोगीकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई की। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, यूएई। यूपीआई आया है तो यूपीआई के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बार बार यूपीआई नाम आ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स, यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स यूपीआई का फुल फॉर्म है। और यूपीआई को फर्स्ट यूरोपियन देश अपनाने वाला कौन था? तो फ्रांस था। इसको भी ध्यान रखिएगा। और हाल ही में यूएई से नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है। ठीक है, अब यूएई आ गया तो यूएई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, वहाँ की मुद्रा दिरहम है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कोप 28 का मेज़बान देश भी यूएई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध आरबीआई से। ठीक है, ऑप्शन ए आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के हुई। और कौन सी समिति के द्वारा हुई? तो शाही या यंग हिल्टन की समिति के द्वारा। ठीक है, कौन सी समिति के द्वारा? शाही या यंग हिल्टन। ठीक है, और ये कौन सा एक्ट के तहत स्थापित किया गया? तो 1934 के एक्ट। स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935, लेकिन एक्ट 1934 के तहत। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू बहुत फेमस है और ये भारोत्तोलक है। ठीक है, ये जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक है, तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू बहुत फेमस है और ये भारतीय भारोत्तोलक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 का समग्र विजेता कौन बना? तो महाराष्ट्र। खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो महाराष्ट्र। और ये क्रम कौन सा है? तो 56वीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो और स्टैटिक हम जोड़ते जाएंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बाकी सभी क्लास अपने अपने समय पर चल रहा है, ठीक है, थैंक यू।